हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का क्रिस क्लासेज में स्वागत है। एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए और क्लास को शेयर कर दीजिए। जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो। तो जल्दी से जल्दी जय श्री कृष्णा, राधे राधे, सभी आ जाइए। नमस्ते। आज आपको पता है आज क्या है? 23 जनवरी। और 23 जनवरी को क्या है? वसंत पंचमी की ज्ञान व विद्या की देवी माँ सरस्वती का पूजन पर्व पर वसंत पंचमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज 23 जनवरी को है और आज आप इतने दिन मान लो जिस प्रकार से अब ठंड पड़ रही थी, ठंड में पेड़ पौधे हैं वो पतझड़ भी आया था, लेकिन अब वसंत पंचमी के बाद में सभी पौधे हरे होने लगते हैं और एक बार वापस हरियाली स्टार्ट हो जाती है। उसी प्रकार अगर आप लोगों ने या आपने इतने दिन मान लो कोई एग्ज़ाम में नंबर नहीं आया है तो निराश मत होना। अब ये क्या है? एक हरियाली, जो ये वसंत पंचमी है एक हरियाली का प्रतीक है। उसी प्रकार आपके जीवन में एक बार आपको दोबारा से सरस्वती माँ की आज पूजा करनी है और पूजा के साथ में आपको प्रण लेना है कि मैं अब दुगुना जोर लगाकर तैयारी करूँगा। और अब की बार जो भी एग्ज़ाम आएगी, जैसे एलडीसी आने वाली है, एलडीसी के फॉर्म चालू है, लेब असिस्टेंट है, ये जो भी भर्तियां हैं, महिला पर्यवेक्षक है, इन सब में मेरा नंबर आ जाएगा। अब आपको जो पीछे रह गया वो पीछे छोड़ो और आज से आपको एक नई शुरुआत करनी है। तो हम पढ़ रहे थे, इसी के साथ में अब हमारी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और हम पढ़ रहे थे शिक्षण अभिरुचि। और शिक्षण अभिरुचि में हमारा आज है लास्ट टॉपिक और वो है सामाजिक संवेदनशीलता। क्या है? सामाजिक संवेदनशीलता। सामाजिक संवेदनशीलता इसे कहते हैं सोशल सेंसिटिविटी। सोशल सेंसिटिविटी, सामाजिक संवेदनशीलता, इस टॉपिक के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। और इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कि सामाजिक संवेदनशीलता ये क्या होती है और इसके क्या क्या प्रकार है, क्या क्या हमें पॉइंट है। इन पॉइंटों के माध्यम से हम आज इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं सबसे पहले कि सामाजिक संवेदनशीलता क्या होती है, कि संवेदनाएं क्या होती है। सामाजिक का मतलब हो गया या सोशल का मतलब हो गया समाज, और समाज में क्या है प्लस संवेदना। अब हमें समझना है कि संवेदना क्या होती है। संवेदना एक प्रकार से देखिए कि जिस प्रकार मान लो अगर हम अब ये शादियों का माहौल चल रहा है, तो शादियों का माहौल चल रहा है तो सभी के मन में क्या है? खुशी छाई हुई है और खुश रहे हैं, सब नाच रहे हैं और मनोरंजन कर रहे हैं, तो सभी क्या है? खुश रह रहे हैं। लेकिन उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति है वो अगर ख़त्म हो गया तो वहाँ पर हम खुश नहीं हो सकते। वहाँ पे क्या है? लोगों को देख करके आपस में वहाँ पे खुद के मन में थोड़ी हमारी जो संवेदनाएं, हमारे मन की जो संवेदनाएं हैं वो एक दुख प्रकट करने लग जाती है। कि क्योंकि अब मान लो कोई फौजी शहीद होता है तो पूरा गांव है या पूरा देश है जब वो देखता है तो हाँ यार वाकई, फिर वो क्या, जो लोगों को देखते हैं उसी प्रकार उनके जो परिस्थिति वातावरण है उसके प्रति हमारी भी संवेदनाएं दुख में सुख में हर जगह पे चेंज होती रहती हैं। जैसे अब मान लो कोई लड़की की शादी है तो लड़की की शादी में क्या है? पूरी शादी में एंजॉय रहता है, लेकिन जब उसे विदाई दी जाती है तो विदाई के समय पे क्या किया जाता है कि विदाई के समय में वो माहौल ही ऐसा बन जाता है कि चाहे कितना ही कठोर आदमी हो उसके भी मन में एक बार दुख प्रकट होता है और आंसू आ जाते हैं। तो वो होती है हमारी संवेदनाएं।
और संवेदनाएं हैं वो समाज से जुड़ी हुई हैं कि समाज में हम व्यक्तियों को देख करके जिस प्रकार जिस माहौल में रहते हैं, जहाँ पे खुशी का माहौल होता है वहाँ खुश रहते हैं, जहाँ पे दुख प्रकट होता है वहाँ पे दुख भी प्रकट करना पड़ता है, और उसी प्रकार हम जिस प्रकार जैसे माहौल समाज में रहता है उसी प्रकार हम रहने लग जाते हैं। तो यह हमें ध्यान रखना है। अब हम करते हैं टॉपिक को स्टार्ट कि सोशल संवेदनशीलता या सोशल संवेदनशीलता में क्या क्या पॉइंट हमें पढ़ने हैं। उन पॉइंटों के माध्यम से हम अब स्टार्ट करते हैं। अब आपको मान लो संवेदनशीलता की अगर परिभाषा पूछी जाए तो परिभाषा के तौर पर क्या कहना है वो आपको मैं लिखकर बताता हूँ कि सामाजिक संवेदनशीलता, तो हमें सामाजिक का तो मतलब है समाज होता है, हमें पढ़ना है सेंसिटिविटी। संवेदनशीलता क्या होती है? तो संवेदनशीलता से आशय है कि व्यक्ति के मन में होने वाले बोध या अनुभूति से होता है। अनुभूति से होता है किसी अन्य व्यक्ति या प्राणी के किसी अन्य व्यक्ति या प्राणी के दुख या कष्टों को देखकर स्वयं के मन में उत्पन्न होने वाले स्वयं के मन में उत्पन्न होने वाले दुख या कुछ होने वाले दुख का भाव संवेदना है। दुख का भाव क्या है? संवेदना। जिस प्रकार मैंने आपको बताया है कि संवेदनशीलता से आशय है कि व्यक्ति के मन में होने वाले बोध या अनुभूति से होता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है, या मन में होने वाले बोध से पता करना है किसी अन्य व्यक्ति या प्राणी के दुख या कष्टों को देखकर स्वयं के मन में उत्पन्न होने वाले दुख का भाव क्या कहलाता है? संवेदना कहलाता है। कि हमने दूसरे लोगों को देखा कि वो अभी दुख या संकट की परिस्थिति में है, तो कहीं ना कहीं हम उनको देख करके हंस नहीं सकते हैं। उनको देख करके हमारे भी मन में थोड़ी सी ना थोड़ी कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुख तो होगा। अगर ज़्यादा कोई कठोर आदमी है या फिर खतरनाक कठोर आदमी है तो वो ऐसा सोचेगा कि मैं दुख नहीं होने वाला हूँ, कभी दुखी नहीं होने वाला हूँ, कभी रोने वाला नहीं हूँ। लेकिन उनके भी मन में जब वो आप आसपास का माहौल देखते हैं तो उसमें वो कहीं ना कहीं दुख प्रकट कर ही देते हैं। अब देखिए कि नेक्स्ट और पॉइंट हमें दे रखा है, ये हो गए, ये आप समझ गए होंगे। संवेदनशीलता के ही धार्मिक रूप हैं कि संवेदनशीलता के क्या है? धार्मिक रूप हैं। देखिए जैसे कोई भगवान को मानता है, सबके अलग अलग है। मुसलमान हैं वो अल्लाह को मानते हैं, और जो हिंदू है वो राम को मानते हैं, या फिर सबके अलग अलग हिंदुओं के अलग अलग देवता हैं।
लेकिन वो क्या है कि संवेदनशीलता धार्मिक रूप में किसी को क्या है, जब हम मंदिर में जाते हैं, कहीं भी चले जाओ तो हमें एक सुकून की प्राप्ति होती है। वहाँ हमारी संवेदनाएं हैं, वहाँ पे दुख सुख कोई याद नहीं रहता, एकदम बस मन हल्का हो जाता है जब हम मंदिर में जाते हैं। वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा माहौल रहता है और अच्छा वहाँ पे कुछ हमें याद नहीं आता, कोई भी लड़ाई याद नहीं आती, कुछ भी नहीं आती, बस एक सुकून सा रहता है कि वो क्या है कि हम जहाँ भी मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पे क्या है, हमारी संवेदनाएं हैं एक धार्मिक रूप ले लेती है कि धर्म के है। जिस प्रकार आजकल मान लो जैसे परमानंद जी महाराज हैं और भी अलग अलग भगवान हैं या अलग अलग महाराज हैं जो जिन्होंने अपने पूरे जीवन को ईश्वर में त्याग दिया है कि ईश्वर को समर्पित कर दिया है, तो वो क्या है, उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको बस वो है कि हम हमारा कर्म कर रहे हैं और वो है बस पूरे दिन भक्ति में लगे रहते हैं। तो वो क्या है कि उनके मन में बस वो मोह माया, उन्होंने सब कुछ करके देख लिया, परिवार से, आसपास से और रिश्तेदारों से, उनको कुछ प्राप्त नहीं हुआ कि असली सुख क्या है। असली सुख है संवेदनाएं हमारी कहाँ शांत होती है, जब हम मंदिरों में जाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ थोड़ी देर के लिए सुकून मिलता है। तो ये क्या है, संवेदनशीलता के धार्मिक रूप भी हैं। और देखिए कि संवेदनशीलता के क्या क्या आशय हैं, तो देखिए स्वयं में दया, स्वयं में दया, अहिंसा, सुचिता मानवता, सुचिता मानवता, न्याय, शिष्टाचार, शिष्टाचार व सदाचार की भावना, सदाचार की भावना का होना तथा दूसरों के दुखों से द्रवित होकर, दूसरों के दुखों से द्रवित होकर उनकी किसी प्रकार की सहायता करना, उनकी किसी प्रकार सहायता करना। अब देखिए कि क्या है, स्वयं में दया एक संवेदनाओं का ही रूप है। जब हम एक दूसरे व्यक्ति को देखते हैं, वह खुशी में है तो हम भी खुश हो जाते हैं, वो अगर दुख है तो हम भी थोड़े दुखी हो जाते हैं, अगर वो कष्ट है तो हमारे वो भी थोड़ा कष्ट होता है। तो उसी प्रकार स्वयं में दया, अहिंसा, सुचिता, मानवता, न्याय, शिष्टाचार व सदाचार की भावना का होना आवश्यक है तथा दूसरों के दुखों से द्रवित होकर उनकी किसी प्रकार की सहायता करनी चाहिए। अगर कोई दुखी है, आजकल अब ज़्यादातर क्या है, कुछ अनावश्यक तत्वों के कारण समाज में अभी सहायता करना लोगों ने बंद कर दिया है। लेकिन पहले के ज़माने के जो लोग हैं वो आपस में एक दूसरे को साथ लेकर चलते थे। अभी तो क्या है, परिवार वाले अगर एक ही परिवार के अगर दो भाई है तो दोनों भाई साथ चलने को तैयार नहीं है। लेकिन पहले के ज़माने में कि एक दूसरे अगर भाई हैं तो वो जन्मों जन्मों तक साथ देते थे और दूसरे भाई को अगर वो कष्ट में है तो उसको साथ लेकर चलता था। ये पहले की बातें हैं। लेकिन अभी हैं, अभी कुछ अनावश्यक तत्वों ने, लोगों ने, अब राजनीति मान लो या फिर कुछ नौ में जातिवाद मान लो, सब ने धीरे धीरे अपने जो समाज को है एक खोखला रूप दे दिया है। तो क्या है, ये द्रवित है, ये द्रवित है ना कि क्या है, दूसरों के दुखों से द्रवित होकर उनकी किसी प्रकार सहायता करनी हमें चाहिए। ये द्रवित है, ये क्या है, एक प्रकार का कोई पर्यायवाची रूप ही है। जिस प्रकार ये अलग अलग मैं आपके सामने नया शब्द लेकर आ रहा हूँ तो ये क्या आपको इनको समझना है कि ये क्या होता है। अगर ये मैं समझाऊंगा द्रवित हो गया, इससे अच्छा आप अगर द्रवित के बारे में पढ़ते हो गूगल से सर्च करके, चैट जीपीटी माध्यम है सही, चैट जीपीटी से खुद सर्च करके देखो कि ये क्या है, तो खुद सर्च करके खोज के देखोगे, ये परिभाषा लिख लो, फिर जो आपको एक एक शब्द को अगर आप खुद देखोगे कि न्याय क्या है, मानवता क्या है, सुचिता क्या है, अहिंसा क्या है, भावना क्या है, तो उससे क्या आपको खुद को समझ में आएगा। तो ये है
संवेदना से सामाजिक संवेदनाएं क्या होती है। अब है कि छात्रों में संवेदनशीलता विकसित करने के उपाय। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि छात्रों में संवेदनशीलताएं किस प्रकार उत्पन्न की जा सकती हैं। कि अब देखना कि छात्रों में संवेदनशीलता विकसित करने के उपाय क्या क्या हैं या विकसित करने के उपाय। तो सबसे पहले देखिए, पहले तो पॉइंट लगा देता हूं, छात्रों में संवेदनशीलता विकसित करने के उपाय। छात्रों में संवेदनशीलता या संवेदनाएं उत्पन्न करने के उपाय क्या क्या उपाय हैं। एक नंबर देखिए कि पाठ्यक्रम तथा शिक्षण कार्य। यह हमें शिक्षा के माध्यम से, शिक्षण में हम शिक्षा करें, पढ़ रहे हैं तो शिक्षण के माध्यम से ही करना है। पाठ्यक्रम तथा शिक्षण कार्य। पाठ्यक्रम तथा शिक्षण कार्य। 2 नंबर पॉइंट है पाठ्य सहगामी क्रियाएं। पाठ्य सहगामी क्रियाएं। तीसरा पॉइंट है खेलकूद तथा क्रीड़ा प्रतियोगिताएं। खेलकूद तथा क्रीड़ा प्रतियोगिताएं। नेक्स्ट है शिक्षक समाज सेवा कार्य। इन पॉइंटों को सबको समझेंगे। शिक्षक का छात्रों के प्रति संवेदनशील व्यवहार। शिक्षक का छात्रों के प्रति संवेदनशील व्यवहार। और छठा पॉइंट है विद्यालय परिसर को संवेदनशीलता का घर बनाना। विद्यालय परिसर को संवेदनशीलता का घर बनाना। इस प्रकार ये पॉइंट हमें दे रखे हैं। अब इन पॉइंटों को हम समझते हैं कि छात्रों में संवेदनशीलता उत्पन्न करने के क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो पहला है पाठ्यक्रम तथा शिक्षण कार्य। कि पाठ्यक्रम तथा शिक्षण के क्या क्या कार्य हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाएं। कि पाठ्यक्रम तथा शिक्षण कार्यों के द्वारा भी हम कोई, मान लो हमारे जो स्कूल है या विद्यालय हैं उसमें हमने कोई शिक्षण कार्य किया बढ़िया, अगर 26 जनवरी या 26 जनवरी पर बढ़िया कोई कार्यक्रम दिखाया जिसमें बच्चे को क्या है या फिर गांव वालों को है जो देखने आएगा उनको क्या है एक उजागर या जागृति का रूप मिले, हम इस प्रकार एक नाटक कर सकते हैं, कोई गाने सुना सकते हैं, उनसे क्या फिर उनमें क्या है देश के प्रति बढ़िया है भावनाएं उत्पन्न कर सकते हैं। तो उनके क्या लोगों की संवेदनाएं अपने आप उत्पन्न हो जाएगी। फिर क्या है पाठ्य सहगामी क्रियाएं। हम शिक्षा में शिक्षा एक ऐसा रूप है कि शिक्षा के माध्यम से हम लोग कहीं पर भी जा सकते हैं। अब अगर मान लो कि आप सोचते हो कि बिजनेसमैन है उसको शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, अगर शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती तो वो बिजनेसमैन बनता ही नहीं। देखिए किस प्रकार कि मान लो अगर उसने 12th तक तो पढ़ाई की है, अगर उसको बिजनेस करना है तो बिजनेस में मैं हालांकि मानता हूँ कि माइंड चलता है, लेकिन उसमें पैसे गिनने के लिए ऐसे तो नहीं मशीन लिया है, उन्हें पढ़ना भी पड़ता है, गिनना भी पड़ता है, लिखना भी पड़ता है, नोट्स मान लो वो देखते हैं कि क्या क्या सामान चाहिए, क्या क्या सामान, तो वो सब क्या है ये एक अगर शिक्षा का ही रूप है। अगर व्यक्ति शिक्षित होगा तो वही बिजनेस कर सकता है, ऐसे नहीं है, उसके लिए दिमाग भी चाहिए और शिक्षा की। ऐसे हो सकता है कि वो, ऐसा आपने कभी सुना है क्या कि जो शिक्षित नहीं है उसने बिजनेस स्टार्ट कर दिया हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है।
ऐसा बहुत ही रियल कोई चांस में होता है, लेकिन जो शिक्षित है वो ही बिजनेस कर सकता है, क्योंकि उसको बिजनेस करने के लिए हमें पढ़ना चाहिए। क्योंकि ये एक ऐसा नहीं है कि शिक्षा है वो स्कूल के माध्यम से ही दी जाती है। अगर कोई छोटा बच्चा है, मान लो कोई गरीब बच्चे हैं, तो वो आपने देखे होंगे कि वो रोडों पर पढ़ते हैं, तो उनको क्या है कि वो शिक्षा कहीं भी प्राप्त की जा सकती है। शिक्षा का एक नाम दे दिया कि शिक्षा विद्यालय में ही प्राप्त की जा सकती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शिक्षा को हम किसी भी जगह कहीं पर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं हो गई, खेलकूद तथा क्रीड़ा प्रतियोगिताओं के माध्यम से भी हम शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं या फिर संवेदनाएं उत्पन्न कर सकते हैं। समाज सेवा कार्य, समाज सेवा कार्यों में या लोगों की मदद करके, ऐसे नहीं कि हम दानी बन जाए, लेकिन कोई मान लो हम जा रहे रास्ते में, अगर उसने पूछा कि बेटा हॉस्पिटल कहाँ है या फिर रामलाल जी का घर कहाँ है, वो बताकर भी आप अपनी जो कार्य है, सेवा कार्य, वो पूर्ण कर सकते हो। ऐसा हमेशा एक पैसा ही नहीं है कि पैसे के माध्यम से ही लोगों की मदद की जा सकती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हम हैं कहीं पर भी, अब मान लो जा रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, तो लोगों ने अब तो क्या है कि धीरे धीरे फ्रॉड ज़्यादा होने लगे, लेकिन क्या है कि अब मान लो कोई बूढ़ी दादी है या फिर दादाजी है, तो वो बोलते हैं कि बेटा एक बार मेरे बेटे को कॉल करना, स्टेशन पर बैठे हुए हैं हम, तो उनको कॉल करना कि मेरे बेटा हम कहाँ पे है, किस जगह पे खड़ा है, हम उनके पास चले जाएं। तो इस प्रकार की मदद करना भी क्या है, एक सेवा कार्य है। हमेशा पैसा ही एक सेवा कार्य का जरिया नहीं है। शिक्षक का छात्रों के प्रति संवेदनशील व्यवहार होना चाहिए, कि जो शिक्षक होता है वो छात्रों के प्रति एक अच्छा व्यवहार रखने वाला होना चाहिए, कि बच्चे हैं, बच्चों के प्रति एक बढ़िया व्यवहार रखे। फिर विद्यालय परिसर को संवेदनशीलता का घर बनाना चाहिए। जिस प्रकार हम घर में साफ सफाई रखते हैं, जिस प्रकार मान लो हम अपने रूम को सजा करके रखते हैं, उसी प्रकार हमें विद्यालय में ध्यान रखना चाहिए। यह नहीं कि विद्यालय में आए पुड़िया खा रहे हैं, पुड़िया हर कहीं थूक दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। या फिर मान लो कि कचरा है तो कचरे को कचरा पात्र में डालना चाहिए, कि हमारे विद्यालय को एकदम घर के समान एकदम साफ सुथरा रखना चाहिए। तभी हमें क्या है, विद्यालय से कोई बच्चा आए, बाहर से भी आए, देखे कि हाँ यार विद्यालय तो बच्चे शिक्षित है, अनुशासन में रहते हैं और बढ़िया ही बच्चे हैं। तो ये क्या हो गए विद्यालय के कि छात्रों में उत्पन्न करने वाले संवेदनशीलता उत्पन्न करने के उपाय हो गए हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमें दे रखा है कि बालक को सामाजिक रूप से संवेदनशील बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। बालक को संवेदनशील बनाने के लिए शिक्षक की भूमिका, तो शिक्षक की क्या क्या भूमिका है वो हम पढ़ते हैं। शिक्षक की भूमिका, इसमें हमें पहला पॉइंट दे रखा है, शिक्षक स्वयं को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करे। शिक्षक है स्वयं को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट हमें दे रखा है कि बालक की रुचियों, आवश्यकताओं इत्यादि का पता लगाकर उसमें अच्छी भावना विकसित करे। बालक की रुचियों, आवश्यकताओं के अनुसार या आवश्यकताओं का पता लगाकर उसमें अच्छी भावना विकसित करे। पता लगाकर उसमें अच्छी भावना विकसित करना। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमें दे रखा है, समाज के लिए उपयोगी रूप में बालक का समाजीकरण।
समाज के लिए उपयोगी रूप में बालक का समाजीकरण करना चाहिए। बालक का समाजीकरण, बालक के सामूहिक व्यवहार में वृद्धि, बालकों के सामूहिक व्यवहार में वृद्धि, आवश्यकता अनुसार प्रेरकों में विधियों का प्रयोग करें। आवश्यकता अनुसार प्रेरकों व विधियों का प्रयोग। अब हम समझते हैं कि एक बालक को सामाजिक रूप में संवेदनशील बनाने के लिए शिक्षक की क्या क्या भूमिका होती है। तो सबसे पहले देखिए कि शिक्षक स्वयं को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करे कि अगर एक कोई शिक्षक है तो वो अगर बच्चों के सामने जिस प्रकार प्रस्तुत होगा उसी प्रकार वो बच्चे सीखेंगे। मैंने आपको कल भी बताया था व्यवसाय का विवर्ती वाले टॉपिक में भी, और आज फिर से बताता हूँ कि अगर मान लो कोई शिक्षक है वो एकदम पेंट सूट में आता है, बढ़िया तैयार होकर के आता है, जूता टाई बेल्ट लगा करके, तो बच्चों पर भी ऐसा प्रभाव पड़ेगा। अगर वो टीचर खुद ही एक डॉन बनकर आता है कि बटन खुले हुए आगे वाले, अंदर टी शर्ट डाली हुई, लोपर वाले जूते पहने हुए और खतरनाक बाल बढ़िया सेट करके, तो इस प्रकार से क्या है कि बच्चे भी उसी प्रकार वो सीखेंगे, खुद बाल बढ़ाएंगे, चेन गले हाथ में पहन के आएंगे, कड़ा पहन के आएंगे। इससे क्या है कि बच्चों पर भी गलत प्रभाव पड़ता है। फिर देखिए कि बालक की रुचियों आवश्यकताओं का पता लगाकर उसमें अच्छी भावना विकसित करना, कि एक शिक्षक को बच्चों के बारे में पता लगाना चाहिए कि वो किस प्रकार उनमें कमी है, उन कमियों को एक शिक्षक के द्वारा दूर की जानी चाहिए और उन बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए, कि उन्हें अच्छा ज्ञान देना चाहिए। समाज के लिए उपयोगी रूप में बालक का समाजीकरण करना, कि समाज के रूप में एक शिक्षक की यही भावना है कि समाज में आगे जाकर वो एक अच्छा नागरिक बने या अच्छा व्यक्ति बने। यही एक शिक्षक की भूमिका रहती है कि एक जो मेरे से पढ़ कर गया है बच्चा, वो समाज में अपना नाम खराब न करे। बालकों के सामूहिक व्यवहार में वृद्धि करनी चाहिए। बालकों के सामूहिक व्यवहार में वृद्धि का मतलब है कि जैसे हमारा ग्रुप है तो ग्रुप में क्या है कि बढ़िया बढ़िया बातें होनी चाहिए और पॉजिटिव बातें होनी चाहिए। कि हमारे जो शिक्षक हैं एक ग्रुप को मान लो चर्चा दे दी, चर्चा का विषय दे दिया, तो उससे क्या है कि जो ग्रुप है वो सब अपनी अपनी राय देंगे, तो वो क्या है बढ़िया देंगे और पॉजिटिव थिंकिंग आएगी एक अपने खुद के अंदर। फिर है आवश्यकता अनुसार प्रेरकों व विधियों का प्रयोग करना, कि जिस प्रकार बालक समझना चाहते हैं उसी प्रकार एक शिक्षक को विधि अपनानी चाहिए। अगर लट से मानते हैं तो लट से अपनाने चाहिए, अगर आराम से मानते हैं तो आराम से, समझाने से मानते हैं तो समझाने से। उसी प्रकार व्यक्ति जो एक शिक्षक है उसको अपने बच्चों को बारे में समझाना चाहिए। तो ये हो गए शिक्षक की क्या क्या भूमिका होती है एक बालकों के प्रति। नेक्स्ट हमें पॉइंट दे रखा है कि शिक्षा एक सामाजिक उपतंत्र के रूप में है। पार्सन्स नाम के वैज्ञानिक ने एक परिभाषा दी है कि शिक्षा एक सामाजिक उपतंत्र है। कि शिक्षा क्या एक सामाजिक उपतंत्र है, इस पर पार्सन्स नाम के वैज्ञानिक ने परिभाषा दी है। क्या दी है परिभाषा? पार्सन्स के अनुसार देखिए, इन्होंने समाज को ऐसे संपूर्ण मानवीय संबंधों इन्होंने समाज को ऐसे संपूर्ण
मानवीय संबंधों तथा प्रतीकात्मक पूर्ण जटिलता के रूप में परिभाषित किया है। जटिलता के रूप में परिभाषित किया है। जो साधन तथा साध्य में जो साधन तथा साध्य में क्रिया करने से उत्पन्न होता है। क्रिया करने से उत्पन्न होता है, यह आपको ध्यान रखना है कि क्या है कि एक पार्सन्स ने शिक्षा के एक सामाजिक उपतंत्र के रूप में, एक पार्सन्स नाम के वैज्ञानिक ने कि शिक्षा का क्या उपतंत्र है, क्या है एक संवेदनशीलता के माध्यम से, कि इन्होंने समाज को ऐसे संपूर्ण मानवीय संबंधों तथा प्रतीकात्मक पूर्ण जटिलता के रूप में परिभाषित किया है जो साधन तथा साध्य में क्रिया करने से उत्पन्न होता है। कि इसका मतलब है कि पार्सन्स ने कहा है कि इन्होंने समाज को ऐसे संपूर्ण मानवीय संबंधों की, जो समाज के जो संपूर्ण मानवीय संबंध है, व्यक्तियों का समाज के प्रति, एक दूसरे के प्रति जो माहौल है, वो प्रतीकात्मक पूर्ण जटिलता के रूप में परिभाषित किया गया है। कि पार्सन्स कहते हैं कि जो एक शिक्षा है, शिक्षा का समाज के रूप में एक जटिलता के रूप में परिभाषित किया गया है जो साधन तथा साध्य के क्रिया करने से उत्पन्न होता है। अब आप एक बार समझिए कि मान लो अब ज़्यादातर जो शिक्षित एरिया हैं उसमें तो सही है, लेकिन जो अशिक्षित एरिया है उसमें अभी पढ़ाई का माहौल धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है। उस जगह पे क्या है कि लोगों के मन में एक शिक्षा के प्रति डर पैदा हुआ है, कि डर पैदा हुआ है कि वो ऐसे सोचते हैं कि शिक्षा है एक बहुत ही खतरनाक, एक कठिन कार्य है। कि शिक्षा को कि हम पढ़ेंगे तो, कि अब मान लो हम डूंगरपुर की बात करें तो डूंगरपुर में ज़्यादातर आसपास के गांवों के बच्चे क्या करते हैं, छोटी छोटी उम्र में वो कमाने के लिए निकल जाते हैं अहमदाबाद गुजरात की तरफ। अहमदाबाद गुजरात की तरफ क्योंकि उनको शिक्षा से डर लगता है। उन्होंने शिक्षा को अभी ग्रहण नहीं किया। जिस परिवार में एक बार जो सरकारी नौकरी लग गया, प्राइवेट सेक्टर में बढ़िया पढ़ के एक बार जम गया, वो परिवार तो आगे बढ़ जाएगा। लेकिन जो गरीब परिवार है, असहाय परिवार है, जिनको अभी शिक्षा के बारे में पता नहीं है, वो परिवार अभी पिछड़ा हुआ है क्योंकि उनको शिक्षा का अभी डर लग रहा है। शिक्षा एक उनके मध्य जो मन में है एक जटिल प्रतीकात्मक रूप की भावना बनी हुई है। ये जटिल कार्य के रूप में उनके माइंड में एक शिक्षा का नाम आता है तो उनके मन में ऐसा रहता है कि शिक्षा एक बहुत ही जटिल कार्य है। हालांकि एक शिक्षा अगर आपने कर ली तो आपकी पीढ़ियां हैं वो सभी सुधर जाएगी। क्योंकि अब आप देख लो, जब मैं ज़्यादातर जाता हूँ, बैंकों में जाता हूँ, कहीं पे जाता हूँ, बैंक मान लो या फिर कोई सरकारी कार्यालय में जाता हूँ, तो लोगों को फॉर्म भरना नहीं आता है क्योंकि उन्होंने वो पढ़ाई से वंचित रहे हैं। लेकिन आने वाली पीढ़ियां तो पढ़े कि वो जिस प्रकार फार्म भरवा रहे हैं, जैसे मैं किसी का फार्म भरता हूँ तो वो अभी उनको खुद को पता नहीं है, अगर ऐसे कोई फ्रॉड कर ले तो क्या है कि उनको खुद को, अपने बच्चों को जागरूक करना चाहिए कि ये काम हमने तो नहीं किया लेकिन हमारे बच्चे तो खुद कर सके। तो इस प्रकार उनको पारंगत होना चाहिए और शिक्षा को एक जटिल कार्य नहीं मानना चाहिए। यह है पार्सन्स की परिभाषा थी। अब देखते हैं कि हमें नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है। संपूर्ण सामाजिक का नाम सामाजिक व्यवस्था है।
ये हो गई। एक मिनट रुकना। तो से संबंध सामाजिक व्यवस्था को इसके चारों चक्कर लगाती है कि शिक्षा का अन्य सामाजिक उपव्यवस्थाओं से संबंध। पहले तो हमें दे रखी है एक कि सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था क्या होती है ये आपको मैं बता देता हूं कि सामाजिक व्यवस्था, इसकी परिभाषा देखते हैं। किसी समाज में व्यक्ति तथा किसी समाज में व्यक्ति तथा परिस्थितियों के मध्य चलने वाली अंतःक्रिया से उत्पन्न संपूर्ण सामाजिक संबंधों का नाम क्या है? सामाजिक व्यवस्था है। अब चलो देखते हैं कि सामाजिक व्यवस्था क्या होती है। कि किसी समाज में व्यक्ति तथा परिस्थितियों के मध्य चलने वाली अंतःक्रिया से उत्पन्न संपूर्ण सामाजिक संबंधों का नाम क्या है? सामाजिक व्यवस्था है। जिस प्रकार हम समाज में मान लो गणेश चतुर्थी मनाते हैं, वसंत पंचमी मनाते हैं, सरस्वती पूजन करते हैं, तो यह क्या है? एक सामाजिक कार्य है, एक समाज की व्यवस्थाएं हैं। कि हम एक समाज में जो हम मान लो गाँव में एक मंदिर बना होता है, वहाँ पे सभी लोग आते हैं, सभी समाज के लोग आते हैं और वहाँ पे आरती करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सभी हाथ जोड़ते हैं। तो वो क्या है? एक सामाजिक व्यवस्था के तौर पर कार्य किए गए हैं। इनमें क्या है? समाज के सभी लोगों की भावनाएं मौजूद होती है और सभी जो है अपना हाथ बटाते हैं। तो यही होती है सामाजिक व्यवस्था। और सामाजिक व्यवस्था देखिए, सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत देखिए कि शिक्षा भी जरूरी है और सामाजिक व्यवस्था भी जरूरी है। और इनसे क्या है, फिर ये आपस में जुड़े हुए हैं। ये आ गई राजनीति। राजनीति ये और राजनीति नहीं है, लेकिन राजनीति जैसे हम इस प्रकार से भी मान सकते हैं कि गांव में है, गांव में सरपंच होता है, तो सरपंच के माध्यम से ही लोगों को ज़्यादातर सरपंच को पूछ करके लोग कार्य करते हैं। तो क्या है? शिक्षा, सामाजिक व्यवस्था और राजनीति है, ये आपस में जुड़ी हुई है। शिक्षा सामाजिक व्यवस्था से जुड़ी है, सामाजिक व्यवस्था में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। शिक्षा में राजनीति, राजनीति से शिक्षा और राजनीति से सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था से राजनीति, ये क्या है? आपस में तीनों जुड़े हुए हैं। कि जिस प्रकार देखिए, अगर स्कूल में जाए, स्कूल में अगर बच्चे पढ़ने आते हैं तो वो क्या है? सामाजिक व्यवस्था से जुड़ी हुई है। और सामाजिक व्यवस्था और स्कूल क्या है? स्कूल राजनेताओं के कारण चलती है, राजनीति के कारण चलती है, क्योंकि आगे से है वो कार्य होते हैं, तो उसमें क्या राजनीति से संबंध। और राजनीति है वो समाज में सामाजिक तत्व जो लोग होते हैं वो वोट देते हैं, वोट के कारण से राजनीति चलती है। और राजनीति में क्या है? वो लोग ही आते हैं जो समाज से जुड़े हुए हैं। तो आपस में क्या है? ये तीनों, ये चक्कर चलता रहता है, आपस में तीनों जुड़े हुए हैं। तो ये क्या है? सामाजिक व्यवस्था है। ये हो गई सामाजिक व्यवस्था। अब हमें दे रखा है अन्य सामाजिक उपव्यवस्थाओं से संबंध। की सामाजिक व्यवस्था अब देखते हैं कि शिक्षा का अन्य सामाजिक उपव्यवस्थाओं से संबंध। की शिक्षा का अन्य सामाजिक उपव्यवस्था से क्या क्या संबंध है वो हमें देखना है। तो क्या है देखिए, शिक्षा का अन्य सामाजिक उपव्यवस्थाओं से संबंध।
शिक्षा का अन्य उपव्यवस्थाओं अन्य सामाजिक उपव्यवस्थाओं से संबंध क्या है ये हमें देखना है। परिभाषा दे रखी है, वो परिभाषा पहले मैं लिखता हूं। सामाजिक व्यवस्था का सामाजिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु कौन होता है? स्कूल होता है। केंद्र क्या है स्कूल में? केंद्र है, बिंदु क्या है? स्कूल होता है या स्कूल है। इसके चारों तरफ अन्य उपव्यवस्थाएं चक्कर लगाती हैं तथा इसके चारों तरफ अन्य उपव्यवस्थाएं उप सामाजिक व्यवस्थाएं चक्कर लगाती हैं। यह आपको ध्यान रखना है। तो फिर देखिए कि क्या क्या चक्कर लगाती है। तो स्कूल या शिक्षा की विद्यालय में क्या मिलता है? स्कूल या शिक्षा भी इससे जुड़ी हुई है। परिवार धर्म राजनीति सामाजिक वर्ग आदि सामाजिक उपव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। सामाजिक वर्ग आदि सामाजिक उपव्यवस्थाओं को प्रभावित करते हैं। यह आपको ध्यान रखना है कि शिक्षा का अन्य उपव्यवस्थाओं से क्या संबंध है। आज हमारे पास में लाल मार्कर नहीं है, लाल मार्कर की स्याही खत्म हो गई है, तो मैं कल लाल मार्कर की स्याही लेकर आऊँगा, आज भूल गया था। तो ये है हमारी हेडिंग कि समाज के अलावा और भी क्या है जो शिक्षा के लिए उपयुक्त है। तो क्या है? सामाजिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु होता है स्कूल या विद्यालय होता है तथा इसके चारों तरफ अन्य उपव्यवस्थाएं चक्कर लगाती है। जिस प्रकार देखिए, परिवार हो गया, धर्म हो गया, समाज हो गया, राजनीति हो गई, सामाजिक वर्ग आदि क्या है कि बीच में स्कूल आता है। शिक्षा है हमें विद्यालय से प्राप्त होती है। अब एक ही विद्यालय से लोग, विद्यालय में धर्म भी अलग अलग धर्म के पढ़ते हैं, मुसलमान भी पढ़ते हैं, हिंदू भी पढ़ते हैं, अलग अलग धर्म के लोग पढ़ते हैं और अलग अलग जाति के लोग पढ़ते हैं। तो वो क्या है, सब शिक्षा से ही सीखते हैं, लेकिन बीच में क्या है? विद्यालय है। और ये क्या है? चारों तरफ इसके चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे। अब आता है हमारे कि समाजीकरण क्या है। समाजीकरण के बारे में हमें जानना है कि समाजीकरण क्या होता है, इसके बारे में। और अब हमारे लास्ट 2 पॉइंट और हैं, उसके बाद में ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए कि समाजीकरण क्या है। समाजीकरण के बारे में हम पढ़ते समाजीकरण क्या है। तो देखिए, मनुष्य के एक दूसरे से एक दूसरे से संपर्क मनुष्य में आने तथा एक दूसरे को प्रभावित करने की प्रक्रिया को
एक दूसरे को प्रभावित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सामाजिकरण कहा जाता है। अब हम समझते हैं कि सामाजिकरण क्या होता है। कि सामाजिकरण क्या है? कि सामाजिकरण, समाज में मान लो एक दो व्यक्ति हैं या फिर हम कहीं भी रहते हैं तो वहाँ पे एक दूसरे लोगों को जानने लगते हैं, वही क्या है? समाज है। एक दूसरे को समझने लगते हैं, एक दूसरे से व्यवहार बना लेते हैं। यह पहले हमने जब जन्म लिया था तब हम कुछ भी नहीं जानते थे, लेकिन परिवार धीरे धीरे परिवार वालों को, आस पड़ोस को दोस्त बनाई, तो ये क्या है? एक सामाजिकरण का हिस्सा बनते गए, हम एक दूसरे को समझने लगे, वो ही क्या है? एक सामाजिकरण है। तो सामाजिकरण के कुछ पॉइंट दे रखे हैं, उन पॉइंटों को मैं बताता हूँ आपको। उन पॉइंटों के लिखेंगे नहीं, एकदम समझने वाले ही हैं, सरल सरल तरीके के ही हैं। अब देखिए कि नेक्स्ट पॉइंट है कि समाज के मान्य नियमों, रूढ़ियों तथा परंपराओं के अनुसार बालक के व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया सामाजिकरण है। कि समाज के मान्य नियमों, रूढ़ियों तथा परंपरा के अनुसार बालक के व्यवहार को डालने की प्रक्रिया। कि जिस प्रकार हमारे दादाजी, फिर हमारे पिताजी, फिर हम आगे, इससे क्या है कि हम सीखते रहते हैं एक दूसरे से। कि एक दूसरा व्यक्ति है, जिस प्रकार देखिए कि आपके जो बड़े करते आए हैं उसी प्रकार हम सीखते रहेंगे। जिस प्रकार हमारे अगर दादाजी बढ़िया हैं तो फिर वो हमारे पिताजी हैं, वो भी क्या है? अच्छा व्यवहार करते हैं। फिर हम हैं, हम भी उन्हीं को देख बढ़िया व्यवहार हैं, दूसरों के प्रति बढ़िया हैं, सहायता करते रहेंगे और बढ़िया एक बनने की कोशिश करेंगे। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, बालक को संस्कारी बालक के रूप में बदलना ही सामाजिकरण है। कि एक बालक को है संस्कारों में ढालना चाहिए, या फिर संस्कारों में डालना चाहिए। कि जो पिताजी हैं, हमारे दादाजी हैं, उनको एक जो बच्चा है उनको एक बढ़िया से उनको बताना चाहिए कि तू ये चीज़ें गलत है, ये चीज़ें तेरे को लायक नहीं है। तो उनको उनसे दूर रखना है, जो गलत चीज़ें हैं समाज में, उनको अच्छी अच्छी शिक्षा और अच्छी अच्छी चीज़ें बताए, ताकि क्या है? बालक है वो एक सरल और संस्कारी लाइन पर चले। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि सामाजिक वातावरण के अनुसार बालक को ढालने की प्रक्रिया ही सामाजिकरण है। कि जिस प्रकार हमारा समाज रहता है, जो हमारे चारों तरफ वातावरण रहता है, उसी प्रकार है बच्चा है या बालक है वो ढलने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो उसी प्रकार सीखेगा। क्योंकि ज़्यादातर देखते हैं कि अगर मान लो कोई गांव से निकला हुआ परिवार है, उन्होंने गांव में कभी हिंदी बोली भी नहीं, लेकिन वही परिवार सिटी में आता है और सिटी में जब उनके शादी हो जाती है और बच्चे होते हैं, तो वो बच्चे अपने बच्चों को क्या करते हैं? हिंदी पढ़ाने का है और हिंदी में बोलने का और इंग्लिश मीडियम स्कूलों में डालते हैं, ताकि उनका है वो रवैया है, वो वातावरण है, चेंज हो जाए। क्योंकि हम जिस वातावरण में पढ़े थे, हमें हमारी लोकल भाषा सिखाई गई थी। लोकल भाषा भी सीखनी जरूरी है, लेकिन वो क्या है? लोकल में हमने गालियाँ सीख ली, वो सीख ली, वो नहीं सीखना चाहिए। उनको क्या है? एक हिंदी में बढ़िया एक संस्कारी बालक के रूप में बढ़िया वातावरण मिला, अच्छा वातावरण मिला, जिससे कि क्या है? बालक आगे बढ़े। फिर है एक पॉइंट और है कि मानव कल्याण हेतु एक दूसरे पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है। कि जो बालक हैं वो एक दूसरे के व्यवहार से ही सीखते हैं। कि अगर मैंने किसी दूसरे के साथ में बढ़िया व्यवहार किया है तो वो भी मुझे उतना ही व्यवहार देगा। अगर मैं किसी के साथ में गाली गलौज करूंगा तो वो भी मुझे गाली गलौज करा। जैसे आप ज़्यादातर देखते हो कि लड़ाइयों में ज़्यादातर गाली गलौज की जाती है, तो सामने वाला आपस में दोनों जो पार्टी होती है, दोनों पार्टियों में गालियां आपस में एक दूसरे को दी जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि एक पार्टी तो गाली दे रही है लेकिन आप हैं, आप रुक गए, क्योंकि आप क्या हो? एक संस्कार व्यक्ति हो, तो उनको क्या है? वो उनका मुंह बुरा लगता है, तो आपको तो एक बढ़िया संभालना चाहिए। फिर हमें कुछ समाजीकरण के उद्देश्य दे रखे हैं, उन उद्देश्य को मैं एक बार एक सारणी के माध्यम से आपको बताता हूँ। कि समाजीकरण के क्या क्या उद्देश्य हैं। ये आ गए उद्देश्य। अब इसमें हम लिखते हैं सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह करना सीखता है।
सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह करना सीखता है। दूसरा पॉइंट हमें दे रखा है संस्कृति का हस्तांतरण। संस्कृति का स्थानांतरण नहीं है, हस्तांतरण है ये, हस्तांतरण। तीसरा पॉइंट हमें दे रखा है व्यक्तिगत संतुलित विकास अच्छे नागरिक के निर्माण में। व्यक्तिगत संतुलित विकास उन्हें अच्छे नागरिक के निर्माण में, अच्छे नागरिक के निर्माण में। फिर हमें दे रखा है 4 नंबर पॉइंट, विभिन्न प्रकार के कौशलों को सीखने का अवसर। विभिन्न प्रकार के कौशलों को सीखने का अवसर। और फिर लास्ट है मानव कल्याण की भावना का विकास। 5वां पॉइंट है मानव कल्याण की भावना का विकास। तो ये हमें पॉइंट दे रखे हैं 1, 2, 3, 4 और 5 कि समाजीकरण के क्या क्या उद्देश्य हैं। इन उद्देश्यों को आप एक बार पढ़िए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको समझ में आ सके कि समाजीकरण में क्या क्या आवश्यक है। इनको समझते हैं कि समाजीकरण भूमिकाओं का निर्वाह करना सिखाता है या सीखता है। कि जब बच्चा समाज में रहता है या फिर जो व्यक्ति समाज में रहता है उसकी मान लो हमारे दादाजी की जगह फिर पिताजी लेंगे, पिताजी की जगह हम लेंगे, हमारे बच्चे होंगे। तो ये क्या पीढ़ियाँ चलती रहती है, एक दूसरे की हम पीढ़ी को उसकी जगह लेते जाते हैं। तो हम क्या अपनी भूमिकाएं निभाते रहते हैं क्योंकि हमारे भी बच्चे होंगे, हम भी कभी पिता बनेंगे, उनके भी बच्चे होंगे, हम कभी दादाजी बनेंगे। तो ये क्या है, पीढ़ियाँ एक सर्कल के रूप में चलती रहती है। संस्कृति का स्थानांतरण होता रहता है कि संस्कृति का स्थानांतरण कैसे, कि जिस प्रकार हम आएंगे थोड़ी ना थोड़ी संस्कृति चेंज होती जाएगी। क्योंकि हमारे दादाजी और का जो माहौल था उस टाइम का अलग था, फिर धीरे धीरे पिताजी और आए उनका माहौल अलग था, अब हमारा अलग है। जो हमारे बच्चे आएंगे उनका जो संस्कृति का और आसपास का जो वातावरण है वो चेंज होता जाएगा। फिर क्या है, व्यक्तिगत संतुलित विकास अच्छे नागरिक के निर्माण में, कि एक जो है व्यक्ति है उसके अच्छे कार्य होने चाहिए और वो लोगों के प्रति एक बढ़िया है कि बढ़िया नागरिक होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई लोग बोले कि यार ये तो अच्छा आदमी नहीं है, ऐसा कहने का किसी को मौका ही नहीं देना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न प्रकार के कौशलों को सीखने का अवसर होना चाहिए। कि समाज से हमें, जैसे मान लो कभी किसी की मौत होती है तो हमें उन अवसरों से सीखने का मौका, कि कभी कहीं शादी होती है, सगाई का प्रोग्राम होता है या फिर कोई ना कोई कार्य होता है तो उनमें क्या हमें भाग लेना चाहिए और उन अवसरों को हमें सीखना चाहिए कि अगर कल ना कभी हमारे भी काम पड़ा तो उसमें क्या है कि हम पहले ही सीख के तत्पर रहे कि उन्होंने जो कमी कही है वो मैं नहीं करूँगा। तो वो क्या है कि एक दूसरे से व्यक्ति सीखता जाता है कि वहाँ पे गया, उनका कार्य देखा, फिर उनके कार्य में तो हर व्यक्ति कोई सोचता है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हर व्यक्ति को किसी न किसी कार्य की ज़रूरत पड़ती है, व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है। ये कभी मत सोचना कि मुझे इसकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना है। और ऐसा भी नहीं है कि उसके बिना काम नहीं होगा, उसके बिना आपका काम भी हो जाएगा, उतना भी उनको घमंड नहीं होना चाहिए। फिर मानव कल्याण की भावना का विकास होना चाहिए कि जो मानव है, दूसरे जो समाज है उनके प्रति हमारी भावना है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये थे समाजीकरण के उद्देश्य। अब है समाजीकरण की जैसे कुछ संस्थाएं बना रखी हैं कि समाजीकरण में क्या क्या संस्थाएं हैं समाजीकरण की, वो संस्थाओं के बारे में पढ़ना है। जैसे परिवार हो गया, विद्यालय हो गया, इनके बारे में हमें पढ़ना है।
कि समाजीकरण की क्या क्या संस्थाएं हैं। अब हमारा पॉइंट है समाजीकरण की संस्थाएं। ये हमारा आज का लास्ट समाजीकरण की संस्थाएं, ये पॉइंट है। इसमें हमें दे रखा है परिवार, दूसरा है पड़ोस, तीसरा है पाठशाला या फिर विद्यालय, 4 नंबर पर है साथी समूह, साथी समूह दिख तो रहा है, अब ऊपर लिख देता हूं। 5 नंबर पर है राजनीतिक संस्थाएं, 6 नंबर पर है आर्थिक संस्थाएं, इनको हम सभी को समझेंगे। फिर है 7 नंबर पर है जनसंचार संस्था, जनसंचार संस्थाएं या जनसंचार के साधन, ये भी हमें ध्यान रखना है। अब हम एक एक को पढ़ेंगे और उसको बारे में फिर सीखेंगे कि अब मान लो देखिए परिवार है। सबसे पहले परिवार, कि परिवार से हम क्या क्या सीखते हैं, कि परिवार से हम समाज के बारे में जानना सीखते हैं। कि जब से सबसे पहले हमारा जन्म हुआ, जन्म के कारण हम कि हमारे माताजी पिताजी उनके जो है कार्य कैसे हैं, उन कार्यों का असर ही हमारे ऊपर पड़ेगा। जो उनकी आदतें हैं, जो उनका व्यवहार संबंध है, विभिन्न लोगों के साथ में समायोजन कैसा है, उसी प्रकार हम अपने अंदर प्रवेश करने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार हमारा हम ये परिवार संस्था इस प्रकार है क्योंकि परिवार में जो जिस प्रकार हमारे माता पिता करते हैं या फिर हमारे दादा दादा करते हैं, चाचा चाची करते हैं, उसी प्रकार हम सीखते हैं, उसी प्रकार हम करेंगे। कि उनका आदतें कैसी है, उनका व्यवहार कैसा है, दूसरों के प्रति वो संबंध कैसा है, उनका समायोजन का मतलब कि वो अपने घर को ऐसे है कि कमा रहे 10,000 है खर्चा करे 20,000, ऐसा नहीं है। अगर कमा रहे 10,000 है तो उनको 7,000 खर्चा करना होता है और 3,000 बचाने हैं, तो उनका क्या है वो तरीका सब हमें भी सीखना चाहिए। कि कल ना मान लो कैसी भी परिस्थिति आ जाए, उस परिस्थिति के अनुसार हमें डलना चाहिए। फिर है दूसरा है पड़ोस, कि पड़ोस अब पड़ोसी क्या है, कि पड़ोस है मान लो पड़ोसी हमारे हो गए, कि पड़ोस में हमारा कैसा है, ये अमीर है गरीब है। अगर गरीब है तो उनकी हमें सहायता करनी चाहिए, अमीर है तो वो तो हमें कुछ समझेंगे ही नहीं, तो उनका मतलब ही क्या है, अपराधी या भगन परिवार तो नहीं है। कि मान लो कोई अपराधी परिवार आसपास में रहता है तो उसमें क्या है कि वहाँ पुलिस रहती है तो हमारा भी थोड़ा क्या है अच्छा व्यवहार नहीं रहता है। और मानव कल्याण की भावना से प्रेरित परिवार होने चाहिए, कि हमारे आसपास है वो बढ़िया परिवार होने चाहिए, ताकि हमें अगर लेना हो घर लेना हो, अगर वहाँ से निकल जाना चाहिए। अगर अच्छा व्यवहार नहीं है, अच्छा पड़ोस नहीं है, तो वहाँ से हमें निकल जाना चाहिए। एक अच्छे व्यवहार और अच्छे पड़ोस में ही हमें रहना चाहिए। फिर आ गया पाठशाला, पाठशाला विद्यालय। विद्यालय से व्यक्ति क्या क्या सीखता है, कि अध्यापकों का प्रभाव है या संबंध देखता है, बालकों के प्रभाव देखता है एक व्यक्ति, अन्य साथियों का प्रभाव देखता है, पाठ्यशाला में क्रियाएं तथा स्काउट गाइड ये सब सीखता है। कि जो एक बालक होता है वो क्या क्या सोचता है, देखो कि अगर एक शिक्षक उसे सिखाएगा वो उसी प्रकार सीखने का प्रयास करेगा। और जो उसके दोस्त है, जो जिसे हम बोलते हैं कि हमारा साथ किन लोगों के साथ में है, उसी प्रकार हम करेंगे। तो हमें ऐसा चुनना चाहिए कि बढ़िया शिक्षक हो, बढ़िया एक स्कूल हो, उसको चुनना चाहिए जहाँ पे बढ़िया व्यवहार किया जाता है, बढ़िया सिखाया जाता है और बालक भी है एकदम अनुशासन के साथ में रहते हैं। उसी प्रकार हमें है सिखाया जाना चाहिए और उसी प्रकार हमें सीखना चाहिए, खुद को तैयार करना चाहिए।
ताकि हम भी दूसरों के सामने एक अच्छे व्यक्ति बनकर प्रकट हो सके। तो उससे क्या है कि हमारा है वो माहौल दूसरों के प्रति चेंजेबल हो जाएगा। वो आ गया साथी समूह। साथी समूह मतलब कि हमारे साथी कैसे हैं, वो आस पड़ोस और साथी। साथी समूह का मतलब है दोस्त, कि दोस्त अगर अच्छे हैं तो हम भी अच्छे बनने के लिए तैयारी करेंगे। हम पढ़ने वाले हैं तो पढ़ेंगे, कोई बिजनेस करने वाले तो हमारे भी माइंड में रहेगा कि हाँ यार बिजनेस से अच्छा कर रहा है, पार्टनर में रल कर बिजनेस कर लेते। या फिर हमारे जो साथी समूह रहता है, हमारा ग्रुप रहता है, उसी प्रकार हमारे हैं जो हमारे के अंदर भावनाएं उत्पन्न होती है। जिस प्रकार जो अपने दोस्त का रवैया होता है दूसरों के प्रति, वो ही हम सीखते हैं। जैसे कोई दारू पी रहा है, गाली निकाल रहा है, तो फिर हम भी वैसे ही करने लग जाएं। अगर कोई संस्कारी व्यक्ति है, हमारा दोस्त है, तो वो मान लो उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, बस बढ़िया से कोई जानकार मिल गया, राम राम किया और फिर नमस्ते किया और चलता बना। तो ऐसा क्या है कि जो हमारा दोस्त रहता है, ग्रुप रहता है, उसी के प्रकार हम हैं वो डलते रहते हैं। फिर है राजनीतिक संस्थाएं। राजनीतिक संस्थाओं में जैसे विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद। जिस प्रकार जो राजनेता होते हैं या फिर उनसे भी हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलती है कि वो अगर कार्य करा रहे हैं तो समाज में मान लो कोई कार्य करा, जैसे इस प्रकार सरपंच होता है तो वो गांव में कार्य करा रहा है, तो हमें उस कार्य के प्रति जागरूक होना चाहिए कि हाँ यार सरपंच साहब बढ़िया काम करवा रहे हैं। उनमें बाधा बनने का कार्य नहीं करना चाहिए, उनमें हमें बाधा नहीं बननी है। फिर है आर्थिक संस्थाएं। आर्थिक संस्थाओं के अंतर्गत आता है बैंक, सहकारी समितियां, गृह निर्माण समितियां, इंश्योरेंस कंपनियां। ये सब क्या है? आर्थिक संस्थाएं हैं। आर्थिक का मतलब कि पैसों से आर्थिक, पैसा कि लोगों के पास में पैसा कितना है, किस प्रकार है। तो ये क्या है? एक बैंक के माध्यम में, सहकारी समितियों के माध्यम से हमें लोन प्राप्त होता है, फाइनेंस कंपनियों के माध्यम से लोन प्राप्त होता है, गृह निर्माण समितियों, घर बनाने के लिए भी या फिर घर चलाने के लिए भी हमें आर्थिक रूप से खुद का खर्चा चाहिए। जिस प्रकार मान लो एक परिवार में महीने का खर्चा लगता है 10-15 हज़ार रुपये, वो व्यक्ति कमा रहा है 20,000 रुपये, तो वो क्या है? एक आर्थिक व्यवस्था ही होगी, आर्थिक संस्थाएं होगी कि वो किस प्रकार से अपनी पूंजी को बचा रहा है और किस प्रकार अपने खर्चे चला रहा है। तो वो क्या है? एक आर्थिक संस्थाएं होगी। आर्थिक का मतलब पैसों से होता है, रुपयों से होता है कि एक व्यक्ति को बच्चों को पढ़ाने के लिए भी पैसे लगाए जाते हैं और अन्य कार्य में भी पैसे लगाए जाते हैं। फिर है जनसंचार संस्थाएं। जनसंचार संस्थाओं के अंतर्गत आते हैं रेडियो, टीवी, इंटरनेट। कि आज का जो ज़माना है, हम इंटरनेट के माध्यम से बहुत अच्छा कार्य सीखते हैं और पढ़ते हैं, और इसके दुर्व्यवहार भी हैं कि मान लो हम जो जनसंचार है, जैसे इंटरनेट का यूज़ करते हैं, मोबाइल का यूज़ करते हैं, मोबाइल पर इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं, लिंक्डइन चलाते हैं, स्नैपचैट चलाते हैं। इनके अच्छे व्यवहार भी और बुरे व्यवहार भी है। हमें गलत व्यवहारों से बचना चाहिए और अच्छे व्यवहारों को चुनना चाहिए, जिससे कि क्या है, हमारे अंदर, खुद के अंदर, हम अगर अच्छे बन के रहेंगे तो हमारे सामने क्या है, अच्छी अच्छी पोस्टें बनकर आएगी, अच्छी अच्छी जो है। और जो गलत चीज़ें हैं उन्हें हमें नेगेटिविटी या नेविगेशन करना चाहिए। तो ये होती हैं जो सामाजिकरण की संस्थाएं, परिवार, पड़ोस, पाठशाला, साथी समूह, राजनीति, आर्थिक, जनसंचार। इन सब में हमें पॉजिटिविटी दिखानी है कि हमें ये एक पॉजिटिविटी के रूप में देखना है। कल आपकी रीजनिंग की क्लास नहीं आई थी, लेकिन आज आपकी रीजनिंग की क्लास आएगी। कल से हमारी चैनल पे वो जो लोक देवता हैं उनकी भी क्लास स्टार्ट हो सकी है। दुर्गेश सर के द्वारा कल आपको लोक देवता पढ़ाए गए थे, पाबू जी और हड़बू जी, तो उनके बारे में आपको बताया गया था। और आप इस क्लास को देखिए और जो अपने दोस्तों के साथ में बोल दीजिए कि आप हमारे चैनल पर जो राजस्थान की कला संस्कृति है, लोक देवता टॉपिक है, उसकी क्लासें स्टार्ट हो चुकी है। जब तक लोक देवता, आज के जो रीट का पेपर बना था और भी पेपर बनते हैं, उसी के आधार पर पूरे संपूर्ण कार्य को ध्यान में रखते हुए, संपूर्ण सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हम फ्री में क्लासें चला रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे चैनल पर लोक देवता की, शिक्षण अभिरुचि की और जो रीजनिंग की, अब मैं धीरे धीरे शिक्षण अभिरुचि आज हमारी हो गई है कंप्लीट। कि शिक्षण अभिरुचि के हमारे इतने ही टॉपिक थे, अब इतने टॉपिक में हमारे हो गए सारे कंप्लीट। एक बार जिसको पढ़ना है वो दोबारा से क्लास से ले ले, पढ़ ले। अब मैं आपको कुछ 2-4 दिन रट जाओ, सोमवार से है, अब की बार सोमवार से है ना, जो नया
सोमवार से आपके सामने रोज 20-20, 25-25 क्वेश्चन हैं वो लेकर के आऊँगा, जिससे कि आपका वो आकलन हो सके कि आपने जो पढ़ा है बढ़िया तरीके से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। लोक देवता की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, भूगोल की क्लास स्टार्ट है। BL सर अभी किसी कारणवश गाँव गए हुए हैं, तो वो फिर 28 तारीख से वापस रेगुलर चालू हो जाएगी। तो इस कारण है हमारी धीरे धीरे सभी क्लासें स्टार्ट होने वाली है। बस आप जुड़े रहिए और अपने दोस्तों के साथ में चैनल को भेजिए कि वो सब्सक्राइब कर ले, और जैसे ही हमारे चैनल पे क्लास आएगी उनके पास में नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो इसी के साथ में आज हमारी जो शिक्षण अभिरुचि थी BSTC में वो कंप्लीट हो चुकी है। इसी के साथ में आज की क्लास यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।